नमस्कार, मैं हूँ रेणु कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में विश्व साहनी की जो संस्मरण इन्होंने लिखे हैं, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, इन तीनों लोगों से वो मिलते हैं। तो मिलने के बाद इनको कैसा अनुभव होता है, ये एक एक करके हम लोगों को पाठ में बताए हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में गांधी जी के बारे में पढ़ चुके थे कि वो किस तरह से गांधी जी से मिलते हैं, उनसे कैसे प्रभावित होते हैं, उनको क्या अनुभव होता है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि नेहरू जी से ये कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद ये कैसा अनुभव करते हैं। तो ये भी 1938 ईस्वी के ही आसपास की बात है, जब नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर यात्रा के लिए जाते हैं। तो जब ये कश्मीर यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ के लोग इनका भव्य स्वागत करते हैं। और भव्य स्वागत और तब भी करते हैं जब ये झेलम नदी में के नाव में बैठकर चक्कर लगाते हैं, चारों किनारे किनारे बसे जो गांव हैं उन सब के लोगों पर दृष्टि डालते हैं। तो वहाँ के लोग भी उत्साह से उनका बहुत ही एकदम क्या करते, स्वागत करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर तो स्वागत का काम हो गया। उसके बाद उतना याद करके बताते हैं हम लोगों को लेखक। उसके बाद क्या करते हैं कि कश्मीर जाते हैं तो वो एक बंगले पर रुकते हैं, और वो बंगला रहता है इत्तेफाक से लेखक के फुफेरे भाई का। तो इनको जब पता चलता है कि नेहरू जी वहाँ आए हैं कश्मीर और मेरे फुफेरे भाई के यहाँ ही रुके हैं रात में, तो ये तुरंत अपने भाई से आग्रह करते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, नेहरू जी से सामने से मुलाकात करना है, उनसे भेंट करना है। तो वो कहते हैं ठीक है, आ जाओ। तो ये चले जाते हैं। तो जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि नेहरू जी जो है वो स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय नेता लोग रहते हैं उन लोगों को वो लेकर यहाँ वहाँ जगह जगह पर घूमते हैं, फिरते हैं। दिन में वो दिन भर व्यस्त ही रहते हैं। रात को वापस आए। रात को जब वो वापस आते हैं तो खाने की मेज पर बैठे रहते हैं। तो खाने की मेज में बैठे रहते हैं तो उसके साथ साथ एक लब्ध प्रतिष्ठित लोग यानी कि विख्यात नेता लोग भी बैठे रहते हैं। उनका नाम है शेख अब्दुल्ला खान अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और इनके पति, रामेश्वरी के पति, ये लोग भी उस मेज पर खाने में बैठे रहते हैं। और उसी कोने एक टेबल पर लेखक भी बैठते हैं। तो खाने के दौरान बातचीत होती है। तो धर्म को लेकर उन दोनों में बातचीत होती है। इन सभी लोगों में जो प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, इन लोगों में खासकर रामेश्वरी जी में और नेहरू जी में धर्म को लेकर बहस शुरू हो जाती है, बहस बढ़ भी जाती है। तो नेहरू जी गुस्सा कर झुंझला कर कहते हैं कि क्या मुझे धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे भी धर्म के बारे में पता है। तब इतना जब कहते हैं तो रामेश्वरी जी ठंडा पड़ जाती है, यानी कि उनका जो बहस कर रहे थे थोड़ा नरम हो जाती, ठंड हो जाती, चुप हो जाती है। तब गांधी जी बड़े नम्र स्वभाव से कहते हैं कि मैं आप लोगों को धर्म से संबंधित, आपने जो बताया, बहस किया मुझसे, उससे संबंधित मैं एक कहानी बताता हूँ। और ये एक कहानी बताने लगते हैं नेहरू जी उन लोगों को खाने के टेबल मेज पर ये कहानी बताते हैं। वो कहानी रहता है फ्रांस के लेखक अनातोले के द्वारा जो लिखित कहानी है, बहुत ही चर्चित मार्मिक कहानी है, उसको बताते हैं। विदेशी कहानी को बताते हैं। जो फ्रांस का लेखक था, प्रतिष्ठित लेखक अनातोले, उनके द्वारा जो लिखा हुआ एक कहानी था, उस कहानी को ये बताते हैं। उस कहानी में ये बताते हैं वो कि एक व्यक्ति रहता है जो कि बहुत गरीब रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, कर्तव्य दिखाने वाला रहता है, बाजीगर रहता है, नाटक दिखाने वाला, अपने शरीर को मोड़ जोड़ के इधर उधर करके कर्तव्य दिखाता है। बहुत गरीब रहता है, उसी से उसका गुजारा चलता है। पूरा किशोरावस्था उसी में अपना जवानी खत्म कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि क्रिसमस का दिन आता है, 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाते हैं लोग। तो उस दिन क्या देखते हैं कि सभी लोग गिरजाघर को सजा दिए, पेरिस के लोग, वहाँ के लोग, फ्रांस के लोग, सभी को अच्छे से सजा दिए हैं। और सजाने के बाद लोग कुछ उपहार या फूल कुछ न कुछ लेकर गिरजाघर में प्रवेश करते हैं, माता मरियम को श्रद्धांजलि देते हैं। अब ये जो जादूगर है, ये गिरजाघर के सामने गेट पर खड़ा है। अब ये सोचता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं क्या दूँ, मैं कैसे अंदर जाऊँ, कैसे मरियम को मैं उपहार भेंट करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। तब उसको अचानक से एक दिमाग में बिजली की चमक जैसे एक उपाय सोचता है, क्या कि मैं क्यों ना अपना कर्तव्य दिखाकर ही मरियम को श्रद्धांजलि दूँ, उनसे प्रार्थना करूँ। और वो चुपचाप से, जब सभी श्रद्धालु गिरजाघर से वापस घर चले जाते हैं, तब
अंदर घुसते हैं और अपना करतब दिखाने लगते हैं। तब जब वो करतब दिखाते हैं, एकदम बहुत मग्न होकर करतब दिखाते हैं और वो एक के बाद एक करतब दिखा रहे हैं और करतब दिखाने के दौरान वो बहुत ज़्यादा जोर से हाँफते हैं। तो जब वो हाँफने लगते हैं तो वो हाँफने की आवाज़ पादरी तक पहुंचती है। अब वो पादरी सोचते हैं कि कोई जानवर घुस आया हो, क्योंकि सब तो चले गए हैं, कोई जानवर घुस आया है, गंदा कर देगा करके दौड़ते हुए जहाँ थे वहाँ से वो गिरजाघर में पहुँच जाते हैं और क्या देखते हैं कि ये जो करतब दिखा रहे थे माथा नीचे और पैर एकदम ऊपर था। तो ये क्रोधित हो जाते हैं कि ये तो मरियम का बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका। आदमी हाथ जोड़ के प्रणाम करता तो ये पैर को ऊपर किए हैं, तो ये बहुत बड़ा अपमान है। ये सोचकर वो आगे बढ़ ही रहे हैं कि इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। क्या देखते हैं वो पादरी कि मरियम का जहाँ पर मूर्ति स्थापित था वो मूर्ति अपनी जगह से आगे बढ़ रही है और उस जादूगर के, उस बाजीगर के सामने खड़ी है और अपने आंचल से उसके पसीने को पोंछते उसको सहला रही है। ठीक है, ये कहानी नेहरू जी उनको बताते हैं। तो उसके बाद ये कहानी बताएं, मेज में खाना पीना खत्म हो गया। कहानी बताने के बाद सब कोई अपने अपने रूम चले जाते हैं सोने। तो ये नेहरू जी का जो रूम था वो ऊपर वाला ताला में था और उसी रूम के बगल में लेखक जी का भी कमरा था, लेखक और उनके भाई, मेरे भाई का कमरा था। तो देर रात तक लेखक बताते हैं कि देर रात तक नेहरू जी चिट्ठियाँ लिखवाते हैं। फिर सुबह होती है, तो सुबह जब लेखक उठते हैं तो देखते हैं कि नेहरू जी फर्श पर जमीन पर बैठ के चरखा काट रहे हैं। ठीक है, तो ये बिना कुछ बोले वो नीचे उतरते हैं और नीचे जहाँ पर पेपर रखा हुआ था अखबार, उसको उठा के वो पढ़ने लगते हैं। तो अचानक से लेखक के कानों में सुनाई देता है कि सीढ़ी से कोई उतर रहा है। तो वो अनुमान लगाते हैं कि ये नेहरू जी ही होंगे। तो ये अपने आप में एक बचपना जैसा हरकत करने की सोचते हैं कि मैं अखबार को तब तक नेहरू जी को नहीं दूंगा जब तक वो मुझसे नहीं मांगे, और तब तक जब मांगेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ये सोचते हैं। तो नेहरू जी नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद वो देखते हैं कि लेखक पढ़ रहे हैं, इसलिए वो एक कोने में जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी देर जब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, कुछ नहीं बोलते हैं नेहरू जी, तो वो लेखक सोचते हैं यहाँ पर कि अब बोलेंगे, लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि आपका अगर हो गया हो तो मैं क्या अखबार पढ़ लूँ, क्या मैं अखबार देख लूँ। बहुत ही विनम्र स्वभाव से बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले लेखक को यही लगता था अगर मैं ये कुछ नहीं बोले और मैं अगर पेपर को अखबार को हाथ में लेकर पढ़ता रहूँगा तो हो सकता है वो क्रोधित हो जाएंगे। ये सोच वो थर काँप रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेहरू जी कहते हैं कि आपका हो गया तो क्या मैं पढ़ लूँ, तो वो एकदम सर से पानी हो जाता है, यानी कि बहुत शर्माता है। वो अखबार उनको दे देता है पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको उस दिन पहलगाम भी जाना था। तो ये तो था नेहरू जी से मिलने का अनुभव, हमको विष्णु साहनी जी बताते हैं। तो ये हम लोग विष्णु साहनी जी उनका अपना अनुभव तो बताते हैं, तो हम लोगों को यही पता चलता है विष्णु साहनी जी द्वारा जब मिलते हैं नेहरू जी से, तो हमें यही पता चलता है कि नेहरू जी शांत स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे। ठीक है, और वो लोगों के देखते थे कि कौन कितना दुखी है कि क्या है, वो इधर उधर घूम घाम के लोगों का जायजा भी लेते थे कि कौन व्यक्ति कैसा है नहीं है। और इससे हमें जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, तो यही बात निकल कर सामने आती है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यासिर अराफात के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।